हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीएसआईआर नेट फिजिकल साइंस नवंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कॉस्मिक पायोन के डिके में म्यूऑन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के रेशियो के बारे में पूछा हुआ है। हमें मालूम है कॉस्मिक पायोन 2 स्टेप में डिके होता है। सबसे पहले स्टेप में वो एक म्यूऑन न्यूट्रिनो और म्यूऑन में डिके होता है। उसके बाद क्योंकि म्यूऑन अपने आप में एक स्टेबल पार्टिकल नहीं है, वो फर्दर म्यूऑन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन में डिके हो जाता है। आपसे फ्लक्स रेशियो के बारे में पूछा हुआ है। आपको सिंपली कंप्लीट साइकिल में कितने म्यूऑन न्यूट्रिनो और कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जनरेट हुए उनका रेशियो आपको बताना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टर्म सुना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेम यहाँ पर भी जब आपसे फ्लक्स रेशियो के बारे में पूछा हुआ है, आपको केवल उस कंप्लीट प्रोसेस में म्यूऑन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो जनरेट हुए उनके नंबर का रेशियो बताना है। तो आप देखिए प्रोसेस में सबसे पहले एक म्यूऑन न्यूट्रिनो यहाँ जनरेट हुआ, दूसरा म्यूऑन न्यूट्रिनो यहाँ जनरेट हुआ और ये है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो 2 म्यूऑन न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, यही इसका फ्लक्स का रेशियो भी होता है। इसी रेशियो में वो जनरेट होते हैं कंप्लीट प्रोसेस में। 2:1, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। डायग्रामेटिकली ये प्राइमरी कॉस्मिक रे है, जिससे जो पायोन है वो म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो में सबसे पहले डिके हो जाता है। म्यूऑन जो होता है वो फर्दर म्यूऑन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो डिके हो जाता है। आप देखेंगे पूरी कंप्लीट प्रोसेस में 2 म्यूऑन न्यूट्रिनो जनरेट हुए और एक इलेक्ट्रॉन। इसी का जो रेशियो होता है वही फ्लक्स रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेड न्यूक्लियस है, इसकी ग्राउंड स्टेट की स्पिन पैरिटी आपको दी हुई है। स्पिन है 1/2 और पैरिटी है नेगेटिव। सिमिलरली एक्साइटेड स्टेट की स्पिन आपको गिवन है 5/2 और उसका जो पैरिटी है दैट इज माइनस। डायग्रामेटिकली आप देखेंगे जब भी आपका यस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो एक फोटोन देगा। आपको बताना है जो भी रेडिएशन वहाँ से जहाँ से एमिट हुई उसका नेचर क्या है, वो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगा या मैग्नेटिक ट्रांजिशन होगा। बेसिक रूल है, सबसे पहले जो रेडिएशन है उसका जो टाइप ऑफ ट्रांजिशन पता चलता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, इससे मालूम चलता है। तो फाइनल जो एंगुलर मोमेंटम दैट इज 1/2, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 5/2। तो जो एंगुलर मोमेंटम की जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम ji-jf टू ji+jf। यहाँ से आपको पता चलेगा 5/2 -1/2 से 5/2 + 1/2 तक एंगुलर मोमेंटम की रेंज है। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2 और 3। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि जो ट्रांजिशन है वो मैग्नेटिक है या इलेक्ट्रिक टाइप है? इसका जो बेसिक फार्मूला ये होता है, आपको केवल पैरिटी पे देखना है। फाइनल पैरिटी और इनिशियल पैरिटी के बीच में अगर इस तरीके का रिलेशन है तो मैग्नेटिक ट्रांजिशन होगा। फाइनल पैरिटी और इनिशियल पैरिटी के बीच में अगर इस तरीके का रिलेशन है तो वो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगा। अब देखिए हमें मालूम है फाइनल पैरिटी क्या है, नेगेटिव। इनिशियल पैरिटी नेगेटिव और उससे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में -1⁻L+1। तो L की कौन सी वैल्यू RHS और LHS को इक्वेट कर सकती है?
3 वैल्यू, एल की 3 वैल्यू ही उसे सेटिस्फाई करेगी। इसीलिए जो 3 है इट इज मैग्नेटिक ट्रांजिशन M3। और इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन में हमें फिर से मालूम है फाइनल पैरिटी नेगेटिव, शेल पैरिटी नेगेटिव। इसको नेगेटिव करने के लिए ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, इसलिए -1 की पावर ये अपने आप में पॉजिटिव है, माइनस माइनस RHS LHS, ये जो L इज इक्वल टू 2 है दैट इज ई ट्रांजिशन। यहाँ से आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक है। ऑप्शन 4। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सेल मॉडल डिस्क्रिप्शन के बारे में है, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट कूलम इफेक्ट को नेगलेक्ट कर देना है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला इंटरेक्शन है उसको आपको इग्नोर करना है। सबसे पहले आपको 3 आइसोबार्स गिवन है, 5B12, 6C12, 7N12, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन। तीनों में आप पहले सबसे पहले नोटिस करिए 5V12 और 7N12 ये दोनों ही अपने आप में मिरर न्यूक्लियस। तो इनका जब आप इनको सेल मॉडल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, ग्राउंड स्टेट में पहले 1s हाफ, इसका मतलब यहाँ पर 2 न्यूक्लियन, फिर उसके बाद 1p3/2, इसका मतलब इस स्टेट में 4 न्यूक्लियन, उसके बाद 1p हाफ, 2 न्यूक्लियन। इस तरीके से आपको भरना है। सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में न्यूक्लियन को भरेंगे। बोरॉन के केस में प्रोटॉन 5, न्यूट्रॉन 7। तो आप देखिए प्रोटॉन 1, 2, 3, 4, 5, न्यूट्रॉन 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाइट्रोजन के केस में भी देखिए में जस्ट रिवर्स है, प्रोटॉन 7 होंगे और जो न्यूट्रॉन है वो 5 है। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है और मिरर न्यूक्लियस भी है। एक्साइटेड स्टेट में कोई सा भी, मान लीजिए ये वाला न्यूक्लियन एक्साइट हुआ, अब इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि न्यूट्रॉन ऊपर जा रहा है या प्रोटॉन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों में ही एक्साइटेड स्टेट सेम होगी। लेकिन कार्बन के केस में जब आप 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन आप भरेंगे तो ये सेल है ये कम्प्लीटली फील्ड है और ये कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है बोरोन और नाइट्रोजन से। तो बोरोन और नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में सेम बिहेव करेंगे और कार्बन एक्साइटेड स्टेट जो उसकी है उसकी पैरिटी सेम नहीं होगी बोरोन और नाइट्रोजन की तरह, क्योंकि दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन वो अलग है। बोरोन और नाइट्रोजन जो है क्योंकि मिरर न्यूक्लियस है, इसलिए इनका न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन सेल मॉडल के अकॉर्डिंगली सेम होगा, इसलिए इनकी एक्साइटेड स्टेट भी सेम होगी। अनलाइक कार्बन, कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट है वो सेम और एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में रखने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी डिफरेंस भी होगा और जो पैरिटी जो स्पिन पैरिटी वो भी डिफरेंट होगी। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है स्पिन पैरिटी एक्साइटेड स्टेट की सेम होगी बोरोन और नाइट्रोजन के केस में और डिफरेंट होगी कार्बन के केस में। ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली गेट, नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। आपको एक हैमिल्टोनियन गिवन है L1 + L2 डॉट L2 माइनस L1Z + L2Z।
आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि L1 प्लस L2 इज कैपिटल L वेक्टर, ये आपको यहाँ पर गिवन है। और क्या क्या गिवन है आपको कि जिस स्टेट की आपको आइगन वैल्यू निकालनी है उसके लिए L की वैल्यू आपको गिवन है 2 और इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी आपको गिवन है L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल। बस आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज पता करनी है। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे L1 डॉट L2 स्क्वायर, क्योंकि L1Z प्लस L2Z ये कैपिटल L जेड के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर LZ स्क्वायर। फिर आप जब भी LS कपलिंग हम पढ़ते हैं तो दो एंगुलर मोमेंटम का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से। कैपिटल जो टोटल L वेक्टर है दैट इज सम ऑफ L1 प्लस L2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2L1 डॉट L2। यहाँ से आप L1 डॉट L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपको L1 डॉट L2 की वैल्यू पता है, इसको आपको यहाँ रख देना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि L2 स्क्वायर की आइगन वैल्यू हमें पता होती है, ऑलरेडी डिफाइंड होती है, L इंटू L1 प्लस L1 प्लस L इंटू L प्लस 1 एच कट स्क्वायर इन L1 डॉट L2। ये कपलिंग टर्म है, इसकी आइगन वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, इसीलिए हम इसे उन टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जिनकी आइगन वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। इस टर्म को यहाँ पर रख के उसको आप इजीली सॉल्व करेंगे तो L कैपिटल स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस 2L2 स्क्वायर प्लस 2LZ स्क्वायर। ऑलरेडी पता है L स्क्वायर की जो जो आइगन वैल्यू होती है दैट इज L इंटू L प्लस 1 एच कट स्क्वायर, LZ स्क्वायर की जो वैल्यू होती है दैट इज 2 जो LZ स्क्वायर की ML स्क्वायर। वैल्यूज आप पुट करेंगे, L1 की जगह 1, L2 की जगह 1, L2 की और कैपिटल L की जो टोटल L है उसकी जगह पे 2। ML की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी आपको, क्योंकि जो L जो फाइनल L आपको गिवन है दैट इज 2। L के लिए ML की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 -1 0 +2 +1। तो आपको हर कॉम्बिनेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। एक एडवांटेज आपको ये है कि ML स्क्वायर की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखेंगे तो -2 और +2 दोनों का स्क्वायर +4 है। यहाँ से आपको केवल 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, पहला 2 के लिए, दूसरा 1 के लिए, तीसरा 0 के लिए। तीनों ही वैल्यू आप रखेंगे। पहले केस में आप ML की वैल्यू 0 रखें, एप्सिलॉन बाई 2 6 माइनस 0 3 एप्सिलॉन। फिर -1 और +1 के लिए, और -1 और +1 दोनों का स्क्वायर अगर आप रखेंगे दोनों ही 1 आएगा, दैट इज 2 एप्सिलॉन रूट्स की वैल्यू आएगी। थर्ड केस में 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 6 माइनस 8 माइनस एप्सिलॉन। इन एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं दैट इज एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन और 3 एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है नॉर्मलाइज्ड, और आपको उस वेव फंक्शन में JZ ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। दो तरीके हैं, एक तो आप, क्योंकि आपको ये स्पेरिकल हार्मोनिक्स के टर्म में दिया हुआ है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उनका सम होता है। यहाँ पर इस टर्म में देखिए, पहले टर्म में, इस टर्म में ML की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 0, क्योंकि यहाँ पर आई नेगेटिव, इसका मतलब ये लोअर स्पिन -h/2 की आइगन वैल्यू है, तो इसके लिए MS की वैल्यू क्या होगी, -12। पहला टर्म जो है उसके लिए MJ की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है दैट इज -12, दोनों को ऐड करके। नेक्स्ट टर्म पे आप आइए,
यहाँ पर ml की वैल्यू आपको 1 गिवन है, ms की वैल्यू हाफ प्लस हाफ, पर mj की वैल्यू है 3/2। अब इस पूरे टर्म को, कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप केवल क्या कीजिए, टर्म को आप जे एम जे की फॉर्म में लिख दीजिए। पहला टर्म हो जाएगा √3/8। जे की वैल्यू आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है जे जेड की। जे जेड की वैल्यू जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको एम जे टाइम्स एच कट ये वैल्यू मिलती है। तो आपको एम जे वैल्यू चाहिए, तो मैंने जो ऊपर स्फेरिकल हार्मोनिक्स का जो वेव फंक्शन है उसको जे एम जे फॉर्म में लिख दिया। 3/8 ये माइनस हाफ, पहले में एम जे की वैल्यू ये है, दूसरे में एम जे की वैल्यू 3/2। बस उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस एम जे इंटू एच कट प्लस सेकेंड कोफिशिएंट का स्क्वायर 5/8 टू 3/2 एच कट। तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इस 3/4 एच कट। दूसरा तरीका भी है कि जे जेड को हम एल जेड प्लस एस जेड फॉर्म में लिखें, वो भी एक तरीका है। ये भी एक तरीका है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है और वो एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल में घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है। जो पोटेंशियल है वो अपने आप में थोड़ा सा स्पेशल है। पहला, एक हैवी साइड फंक्शन है जिसको हम स्टेप पोटेंशियल बोलते हैं, प्लस एक डेल्टा पोटेंशियल है। दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा फाइनल पोटेंशियल जो हमें क्वेश्चन में, हमने अभी तक इन दोनों ही पोटेंशियल को इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट सॉल्व किया हुआ है। ये एक स्टेप पोटेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत बार हम इसको करते हैं, और ये डिराक डेल्टा पोटेंशियल, अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल। लेकिन जो क्वेश्चन हमें गिवन है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, दोनों ही पोटेंशियल क्या है, ऐड हो रखे। पहला है हेविसाइड फंक्शन दैट इज स्टेप पोटेंशियल, दूसरा है अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल। आपसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होगा, कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। ये क्वेश्चन लॉजिक से भी सॉल्व हो सकता है और जो उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन है वो भी है। हम दोनों ही मेथड एक बार देखेंगे। पहला लॉजिक से हम सॉल्व करने की कोशिश में, गिवन है जो इंसिडेंट एनर्जी वो बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल। आपने जब पोटेंशियल सॉल्व किया होगा और जब इंसिडेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा होने लगती है इस पोटेंशियल से, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टेंड्स टू 1। तब सारे पार्टिकल को क्रॉस करके दूसरे रीजन में चले जाते हैं। जैसे ही ट्रांसमिशन 1 होता है, इसका मतलब वो एनर्जेटिक जो जितने भी पार्टिकल हैं वो इस पोटेंशियल को फील कर ही नहीं रहे। इस टाइप पोटेंशियल का उन पार्टिकल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। जब आपके इंसिडेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस केस में क्या होगा, आप पार्टिकल रीजन 1 से रीजन 2 में जाएंगे, रीजन 1 से रीजन 2, तो जब एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो उस स्टेप पोटेंशियल को फील ही नहीं करेंगे। तो वहाँ पर ऐसा लगेगा नहीं कि वहाँ पर स्टेप पोटेंशियल है। वो केवल अट्रैक्टिव डिराक जो डेल्टा पोटेंशियल है उसको ही फील करेंगे, क्योंकि उसका जो उसका इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा होता है। माइनस लेमडा डेल्टा एक्स इनफाइनाइट है, एक्स इज इक्वल टू 0 का जो वैल्यू है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो डिराक डेल्टा पोटेंशियल है, इंसिडेंट पार्टिकल केवल उसे ही फील करते हैं जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इंसिडेंट एनर्जी किससे, पोटेंशियल से। हमें पता है जो डिराक डेल्टा पोटेंशियल होता है, क्योंकि जब पार्टिकल रीजन 1 से रीजन 2 में आ रहे हैं तो पार्टिकल केवल किसको फील कर रहे हैं, डिराक डेल्टा पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है पी नॉट से, इसलिए उनको वो स्टेप पोटेंशियल दिखता ही नहीं, उसको फील ही नहीं कर पाते। इसलिए उस केस में पार्टिकल को ऐसा फील होगा कि वहाँ पर केवल और केवल एक डिराक डेल्टा पोटेंशियल है, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है डिराक डेल्टा पोटेंशियल का, दैट इज 1/1 प्लस 2 एच कट स्क्वायर ई अपॉन एम लेमडा स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, यहाँ पर 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसका जो वर्ष है दैट इज एम लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 एच कट स्क्वायर ई हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ये है लॉजिकल तरीका, विदाउट सॉल्व करें आप आंसर को निकाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन 3। दूसरा थियोरेटिकल जो तरीका है
तो भी हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तरीका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सेट पैटर्न है डेल्टा डिराक डेल्टा पोटेंशियल को बार बार कॉम्पिटिट पूछा जाता है। कैसे होगा? आपके पास एक स्टेप पोटेंशियल है वी नॉट स्ट्रेंथ का, और ओरिजिन पे ही एक अट्रैक्टिव डिराक डेल्टा पोटेंशियल। दो रीजन है, रीजन 1 एंड 2। सेम पहले जो सोल्यूशन है दैट विल बी एज जो स्टेप पोटेंशियल होता है। अगर आपको स्टेप पोटेंशियल आता है, आपको पता है रीजन 1 में वेव फंक्शन होगा ये, रीजन 2 में वेव फंक्शन टू द पावर आयोटा k2x। k1 और k2 की वैल्यू बस यहाँ पर आपको याद रखनी है। k1 क्या होता है रीजन 1 में, क्योंकि पोटेंशियल है ऑन एच कट स्क्वायर। k2 क्या है, यहाँ पर फाइनाइट पोटेंशियल है, स्टेप पोटेंशियल m ऑन स्क्वायर k2 की वैल्यू है। अब क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस आएगा जो स्टेप पोटेंशियल और इस प्रॉब्लम में है। स्टेप पोटेंशियल जब आप सॉल्व करते हैं तब आप दो कंडीशन यूज करते हैं। पहला, वेव फंक्शन कंटिन्यूस होता है बाउंड्री पे x इक्वल टू 0 पे। दूसरा, वेव फंक्शन का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए वेव फंक्शन का डेरिवेटिव केवल तब ही कंटिन्यूस होता है जब आपके पोटेंशियल पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो। जैसे ये स्टेप पोटेंशियल प्रॉब्लम है, यहाँ पर पोटेंशियल में जो डिसकंटिन्यूटी है फाइनाइट है, इसलिए यहाँ पर वेव फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होता है। जो डिराक डेल्टा पोटेंशियल है, यहाँ पर इस जो पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है और सडनली ये पोटेंशियल कितना हो जाता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल में जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज इनफाइनाइट। ऐसे केसेस में जो डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता। बस यही डिफरेंस इस क्वेश्चन में आने वाला है। तो वेव फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू सी, इक्वेशन पहली इक्वेशन ये आपको मिल जाएगी। देन आपको पता होगा जब भी वेव फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी होती है, पोटेंशियल में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो उस डिसकंटिन्यूटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ पर, यहाँ पर आपका डिराक डेल्टा पोटेंशियल है माइनस एप्सिलॉन नॉट से प्लस एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी लिमिट क्या है 0, मतलब आप बहुत छोटी एरिया को एनालाइज कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे, जहाँ पर डिराक डेल्टा पोटेंशियल है। तो इस तरीके से स्टेप 2 में इंटीग्रेट करेंगे एक टाइम dx के रिस्पेक्ट में। देन जो फाइनल जो डिसकंटिन्यूटी निकल के आती है स्लोप में, दैट इज डी साई बाई डी एक्स 0 पॉजिटिव। तो राइट हैंड साइड स्लोप की वैल्यू माइनस साई बाई डी एक्स 0 नेगेटिव। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो वेव फंक्शन के डेरिवेटिव में जो जो उसका डेरिवेटिव है, दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, -2m लैम्डा अपॉन एच कट स्क्वायर साई जीरो। साई जीरो क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन की वैल्यू। डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि 0 प्लस मतलब जो सेकंड रीजन है वहाँ पर वेव फंक्शन था c इंटू ई टू द पावर आयोटा k2x का डेरिवेटिव निकालेंगे। रीजन 1 में वेव फंक्शन क्या था, a इंटू ई टू द पावर आयोटा k1x प्लस p इंटू टू द पावर माइनस आयोटा k1x। तो सेम x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव पे कंडीशन लगाएंगे। आई 0 इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन क्या है, तरीके से आप सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और यहाँ से आपको किस चीज़ का रेशियो निकालना है, ई अपॉन ए। ई अपॉन ए आपको पता है कि जब प्रॉब्लम हम करते हैं सॉल्व, ये इंसिडेंट वेव होती है, ये रिफ्लेक्टेड वेव होती है। दोनों का ही जो एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है उसका स्क्वायर में क्या बताता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। आर इज इक्वल टू बी अपॉन ए मॉड का स्क्वायर, और बी अपॉन ए इतना है मॉड का स्क्वायर, दिस इज बी अपॉन ए मॉड का स्क्वायर। इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वी नॉट। मतलब जब भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है वी नॉट से, तो देखिए एनर्जी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। इसका मतलब है कि जो K2 है और K1 है दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस रहेगा ही नहीं। माइनस वी नॉट विल ऑल माइनस
will tends to, तो बहुत सही से K2 और K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑलमोस्ट, ये जो टर्म है K2 माइनस K1 ये जीरो हो जाएगा, K2 प्लस K1 ये किस माइनस K1 जीरो, K2 प्लस K1 क्या हो जाएगा 2K1 के बराबर। बस ये जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था वहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, पाई स्क्वायर पहले मेंशन कर दे रहा हूँ, पाई ऊपर मैंने क्या लिया हुआ है 2m लैम्डा अपॉन एच कट स्क्वायर, बार बार ये लिखने से को अवॉइड करने के लिए क्या मान लिया है फाई। बस तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका कितना हो जाएगा फाई स्क्वायर प्लस K2 माइनस K1 था वो जीरो, फाई स्क्वायर प्लस K2 प्लस K1 का स्क्वायर हो जाएगा 4K1 स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे सिमिलरली आपको सेम चीज़ मिल जाएगी 1/1 प्लस 2 एच कट स्क्वायर अपॉन एम लेमडा स्क्वायर। मैंने अब जब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा था तब भी मैंने आपको बताया था जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो ये पूरी होल प्रॉब्लम है डिराक डेल्टा पोटेंशियल की तरह बिहेव करने लगेगी, स्टेप पोटेंशियल का कोई रोल रहेगा ही नहीं। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर मिल जाए, क्योंकि ई बहुत बड़ा है, इज वेरी ग्रेटर देन वन, तो आप वन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें आपको पूछा गया है जो ऑपरेटर है e टू द n कैप इंटू ए, एनहिलेशन ऑपरेटर है e⁻n, ये इसका इक्विवेलेंट ऑपरेटर क्या है। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है e⁻a इंटू बी e⁻−a, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है। इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है आसान तरीके से। उसका लॉजिक ये है, हमें मालूम होना चाहिए जब भी एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर ए है वो वेव फंक्शन साई पे अप्लाई हो, उसकी आइगन वैल्यू ए है, यदि उसी ऑपरेटर का कोई फंक्शन हो एफ ऑफ ए, अगर वो उसी वेव फंक्शन पे अप्लाई हो तो आपकी जो आइगन वैल्यू होगी दैट विल बी एफ ऑफ ए। ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। तो हमें पता है नंबर ऑपरेटर जब भी अप्लाई होता है किसी स्टेट पे हार्मोनिक ऑसिलेटर की, आपको एन आइगन वैल्यू मिलती है एन टाइम्स जो आइगन स्टेट। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो ऑपरेटर दिया हुआ है सबसे पहले क्या है e⁻n, जब ये अप्लाई होगा e⁻n एन आइगन स्टेट पे आपको क्या मिल जाएगा e⁻n, यहाँ पर n ऑपरेटर था, पर माइनस एन अब आइगन वैल्यू है, दिस इज जस्ट ए नंबर। के बाद ये तो नंबर है, उसके बाद आपको एनिहिलेशन ऑपरेटर अप्लाई करना है। एनिहिलेशन ऑपरेटर जब भी अप्लाई होता है किसी स्टेट पे आपको क्या मिलता है √n टाइम्स n-1, कि ये स्टेट को डिक्रीज कर देता है। ये भी एक नंबर है, अभी आपको कंप्लीट एक नंबर मिला। देन e⁻N, फिर ये इस स्टेट पे अप्लाई होगा। अब देखिए अभी तक स्टेट क्या थी n, अब आपके पास स्टेट है n-1, तो सिमिलरली जब e⁻n n-1 स्टेट पे अप्लाई होगा तो मिलेगा e⁻n-, तो जब आपने आपका जो गिवन ऑपरेटर है, आपको जो ऑपरेटर गिवन है उसको किसी स्टेट पे आपने अप्लाई किया तो आपको फाइनली क्या मिला e⁻1 इंटू √n टाइम्स n-1। अब आपको पता करना है आपको गिवन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो आपको सेम सेम आइगन वैल्यू दे, और आपको पता है e⁻1 ए एनी टाइम्स एनिहिलेशन ऑपरेटर, जब आप इसको अप्लाई करोगे स्टेट n पे आपको क्या मिलेगा e⁻1 √n टाइम्स n-1। तो ये जो दोनों आइगन वैल्यूज हैं दोनों ऑपरेटर की वो सेम है, इसका मतलब ये दोनों ही जो ऑपरेटर हैं वो क्या है इक्विवेलेंट है, तो ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा मेथड भी इसको सॉल्व करने का वो बहुत लेंदी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा करेक्ट है, टाइम सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है साई, रेडियल फंक्शन भी है उसमें उसमें एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है थीटा पे और पाई पे, मतलब कुल मिला के जो आपका साई है वो आर टा तीनों पे डिपेंड करता है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट एन एल। अब बेसिक चीज़ आपको समझनी चाहिए
अगर आपके पास कोई भी आर थीटा फाई में फंक्शन दिया हुआ है, मैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि उस वेव फंक्शन में ई टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट इस तरीके का कोई टर्म है, जो एन होता है ना, दैट टेल्स यू अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इजीली बोल सकते हो उस वेव फंक्शन को देख के कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी। जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मान लीजिए इस फंक्शन में साइन थीटा टू कॉस थीटा की पावर कितनी है, साइन की पावर 1, कॉस की पावर, दोनों को ऐड कर दीजिए 2। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो पावर होती है वो आपको बताती है एल की वैल्यू। और जो इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल टर्म होता है ई टू द पावर आयोटा, उसमें जो ई टू द पावर आयोटा फाई का जो कोफिशिएंट होता है, मान लीजिए ई टू द पावर आयोटा एल फाई, तो जो ई टू द पावर आयोटा फाई का जो कोफिशिएंट होता है वो आपको बताता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू भी बताता है और नेगेटिव वैल्यू भी बताता है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसमें आपसे पूछा गया है एलजेड के बारे में, एलजेड के आइगन वैल्यू। अभी अभी मैंने बताया जब आप एलजेड किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं आपको क्या पता, वैल्यू पता चलती है ml। तो यदि आप इस वेव फंक्शन को देख के ये बता दें कि इसमें ml की वैल्यू क्या होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इस वेव फंक्शन की जो एलजेड ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए इस वेव फंक्शन में क्या है, ई टू द पावर आयोटा फाई। मैंने बोला ई टू द पावर आयोटा फाई का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, प्लस। तो एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस। बस अब जैसे ही एल जेड ऑपरेटर आप इस वेव फंक्शन पे लगाएंगे, आपको मिलना चाहिए एम एल इंटू एच कट। एम एल की वैल्यू 1 है, कि आइगन वैल्यू कितनी होगी। तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पावर है वो एल की वैल्यू बताएगा। एक्सपोनेंशियल रियल फंक्शन जो है ई टू द पावर माइनस जेड आर अपन एन ए नॉट, ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। और आयोटा जो टर्म है ई टू द पावर आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो आपको एम एल की वैल्यू बताएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। थैंक यू।